Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are doing fine. Okay, class. So we were on our chapter number 2 of history, that is kings, farmers, and towns, in which we are basically talking about the early states and the economies. So obviously we have already covered a big part of the chapter, जहाँ पे हमने mainly जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो पढ़ लिया है अराउंड यू कैन से ये जो टाइम पीरियड है ऑफ 600 BCE टू 600 जो एडी टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में हमने बेसिकली पूरा जो पॉलिटिकल चेंजेस है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द कंट्री साइड, दैट इज कि जो कॉमन लोग थे उनकी कैसी लाइफ थी इस टाइम पीरियड के अराउंड, दैट इज अराउंड 600 BCE टू 600 CE। इस टाइम पीरियड के बीच में क्या कंडीशंस थी बेसिकली कॉमन मैन की, उनकी कंडीशन में क्या इम्प्रूवमेंट आया था, एंड वी कैन से कि किस टाइप से उन्होंने भी खुद को चेंज किया था। ओके, so in our last class we first thing that we did was कि हमें बहुत कुछ पता चलता है about the kings and maybe big elite group through inscription and many other kind of written documents, because उनका वो लोग लोगों को scribes को या जो उनके कोर्ट में लोग थे उनको काम देते थे to inscribe or maybe to write about big kings and you can say big जो people हैं उनके related। तो हमें कॉमन पीपल का परसेप्शन जानने के लिए समवेयर कहीं और से सोर्सेस पता करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम जो ओरल ट्रेडिशन से स्टोरीज जो बाद में लिखी गई थी उनसे अपने हेल्प लेते हैं। तो हमने इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि जो ये स्टोरी बुक्स जो हम पढ़ते हैं, जातकास, पंचतंत्र, इनसे क्या है हमें उस टाइम के कॉमन पीपल के बारे में पता चलता है। हमने एक स्पेसिफिक स्टोरी पढ़ी थी, मतलब स्टोरी का बैकग्राउंड पढ़ा था जिसमें लोग क्या सोचते हैं राजा के लिए वो परसेप्शन आया है। तो ऑब्वियसली दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी दैट वी कम टू नो थ्रू दीज सोर्सेज। एंड सिमिलरली ऐसा नहीं है दिस इज जस्ट वन स्टोरी, इसी तरह की बहुत सारी जो स्टोरीज है वो मेंशन्ड है इन आवर जातकास एंड फ्यू अदर बुक्स। So like if we just want to talk about few of the other things, तो यहाँ पे हम बहुत सारी और स्टोरीज हैं जिसमें हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो जातका स्टोरीज है बेसिकली उसमें बहुत कुछ ऐसे मेंशन है अबाउट द कॉमन पीपल आल्सो, कि जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने वो कैसे उनकी लाइफ थी, क्या क्या वो लोग करते थे, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी अपनी स्टोरीज के थ्रू अपने चीजों को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। कि अगर एक नॉर्मल ऐसे बताया हुआ है कि एक फिशरमैन था, वो कहीं गया और वो ऐसे 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 सामान लेके फिशिंग करने गया, और अगर ऐसे लिखा है उस दिन भी उसको अच्छी फिशेस नहीं मिली, तो इससे हम क्या मतलब निकालेंगे कि दैट मीन्स उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, ऐसे करके इनडायरेक्ट डायरेक्ट करके हम स्टोरीज के थ्रू कॉमन मैन की जो लाइफ है उसके बारे में भी पता करते हैं, और ये भी पता करते हैं उनका परसेप्शन क्या था उस किंग के बारे में, जिस किंग के बारे में हो सकता है अदरवाइज इंस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ हो। ठीक है, मे बी अनइंटेंशनली या इंटेंशनली वो सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हो। सब्जेक्ट मतलब अपनी जो प्रजा है। So this is what we just discussed in our previous class. हमने कुछ और चीजें डिस्कस की थी, वो की थी कि इस टाइम पीरियड में टैक्सेस जो हैं वो बढ़ रहे थे। सिंपल सी चीज है, देखो एम्पायर बढ़ रहा था, उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही थी, टेरिटरीज एक्सपैंड कर रहे थे, लॉट ऑफ एरियाज पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, so they wanted more money, who the kings, so obviously उनके पास एक ही रिजॉर्ट था to increase the taxes। So obviously जो कॉमन लोग थे as we have seen in that story, कि या तो वो वहां से उस विलेज से चले जाते थे या फॉरेस्ट में चले जाते थे, but few people actually started यूजिंग स्ट्रैटेजीज जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए ताकि वो टैक्सेस को क्या कर सके, पे कर सके। ओके,
तो हमने 2-3 चीजों के बारे में पढ़ा था। पहले तो कि प्लो एग्रीकल्चर हो गया था, आयरन प्लो शेयर यूज होती थी, एंड ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था पैडी के कारण, पैडी का, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा कहीं अभी भी वो एग्रीकल्चर और ये जो आयरन प्लो शेयर है वो अब मतलब वो एग्रीकल्चर होता था, आयरन प्लो शेयर अभी तक शुरू नहीं हुए थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रेनफॉल नहीं होती थी ऐसी जगह पे। उसके बाद एक और चीज जो हमने पढ़ी थी वो था कि इरिगेशन फैसिलिटीज को ये लोग और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स बना रहे थे, एंड वी हैव आल्सो मेंशन ऑफ आर्टिफिशियल लेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें पता चल जाता है कि इरिगेशन पर्पसेस और बाकी चीजों के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यू कैन से डेवलपमेंट हो रही थी इन टर्म्स ऑफ टू हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अब हम इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटीज, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग, ओके। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं so we basically need to know few other things regarding their social system। हम पहले तो ये बात करेंगे कि रूरल सोसाइटीज जो है वहां पे कैसे डिविजन। बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वैसे तो जो कास्ट सिस्टम था वो प्रिवेलेंट था, वर्णा सिस्टम जो था उसके हिसाब से जो लोग हैं वो डिवाइडेड थे ऑन यू कैन से 4 कैटेगरीज, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यस या फिर विश बोलते हैं उसको, एंड शूद्रास। सो दिस इज काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट इसके अलावा और जो चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए बेसिकली स्पेसिफिकली रूरल सोसाइटीज में और कैसे डिवाइडेड थी वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई ना वैसे वैसे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, बट नॉट फॉर एवरीवन। जो बेनिफिट्स थे ना इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वो अनइवन थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो कंपैरेटिवली रिच पीपल थे वो और रिच हो गए और जो पुअर पीपल है वो और पुअर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नई टेक्नोलॉजी जो भी ये ला रहे हैं वो जनरली रिच पीपल ही यूज करेंगे बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज to bring in new technology, whereas the poor will continue with the old kind of you can say जो techniques है ना। तो इसीलिए क्या है जो डिफरेंस है between the rich and the poor वो slowly and gradually increasing। Even this has been mentioned in few of the Buddhist you can say works। इसमें लिखा हुआ है कि लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, स्मॉल पीजेंट्स जो हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस, इनके बीच और जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं इनके बीच में क्या है डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन वी कैन अंडरस्टैंड these through many of the references, जिस तरीके से चीजें बताई जाती है many times हमको खुद उसमें से hidden meaning निकालना पड़ता है, and then we are able to find more about that time period, specifically about the common people। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टर्म्स भी यूज होते थे, स्पेशल टर्म्स टू डेजिग्नेट डिफरेंट पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम देखेंगे ये जो टर्म है गृहपति, ये यूज होता था पाली टेक्स्ट में, और ये बेसिकली सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे उनके लिए होता था। जो लैंड होल्डर्स होते थे, लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज जो विलेज हेडमैन होते थे, ये बहुत पावरफुल पीपल होते थे। ऑब्वियसली एक तो लार्ज लैंड होल्डर्स है यानी कि बहुत सारे उनके पास लैंड्स है जिस पे लोग काम करते होंगे, तो ऑब्वियसली दे वर रिच एंड पावरफुल। और विलेज का हेडमैन है एज दी पोस्ट, तो ऑब्वियसली इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड दीज वर रियली पावरफुल पीपल। ये लोग जो है कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखते थे, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या करते थे, कंट्रोल करते थे इन एरिया, इन जो लोगों हैं कॉमन जो पुअर पीजेंट्स या लैंडलेस पेजेंट्स हैं, फार्मर्स, इनके ऊपर। तो इसके बाद भी अलग अलग कैटेगरी में इनको नेमिंग की गई है। अगर हम संगम लिटरेचर की बात कर ले, संगम टेक्स्ट जो है हमारी साउथ की,
वहां पे अलग अलग कैटेगरी जो है पीपल की मेंशन की गई है लिविंग इन द विलेजेस। जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उनको बोलते थे वेलालार, ठीक है। जो प्लोमैन होते थे उनको बोलते थे उजावर, और जो स्लेव्स होते थे उनको बोलते थे आदिमाई। सो इससे अपने को क्या पता चलता है कि विद इन द रूरल कैटेगरी ऑल्सो पीपल वर अगेन सब डिवाइडेड somewhere we can say on the basis of resources they have। हम बोल सकते हैं on the basis of their economic status। so you need to actually learn these terms, okay। तो हमें evidences मिले हैं about these terms from the संगम text। so obviously it is likely कि ये जो differences है, ये जो हम बात कर रहे हैं resources के basis पे, ये basic resource यहाँ पे क्या था, लैंड और लेबर, एंड ऑल्सो हम न्यू टेक्नोलॉजीज को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट मीन्स किसके पास कितने रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से उनको विलेज में क्या किया जाता था, कैटेगराइज किया जाता था। तो ऑब्वियसली इस जब भी हम ये चीज देखेंगे तो इफ आई मे आस्क अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ऑब्वियसली द आंसर विल बी लैंड। तो समवेयर हम बोलेंगे कि यहाँ पे किसके पास कितना लैंड है और किसका लैंड पे कितना कंट्रोल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता हो। और हम इसको थोड़ा सा श्योरिटी से इसीलिए भी बोल सकते हैं बिकॉज बहुत सारी लीगल टेक्स्ट में मेंशन्ड है। If something is again and again mentioned कि this much of land belongs to this particular person, इनका इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, या ये विलेज हेडमैन है, इनका इतने एरिया पे कंट्रोल है, ये यहाँ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग लैंड वो ये लेंगे, अगर ये चीजें बार बार मेंशन है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लैंड जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके ऊपर ही जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पावर डिफाइंड हो। So there are these evidences which tell us about the importance of land, specifically legal text है कि which land belongs to whom, किसके अंदर क्या क्या पावर है, okay। Now there is a box given on your page number 39 regarding गृहपति। Now गृहपति जो है वो कौन थे, गृहपति was basically the owner, मास्टर और द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड, जिनका पूरा कंट्रोल था विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और वर्कर्स, और ये लोग कॉमन रेजिडेंस शेयर करते थे। सो ही वाज द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, चाहे उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हों जो उस हाउस होल्ड के हैं वो। तो समटाइम्स ये जो टर्म है ये कभी कभी एज अ स्टेटस ऑफ मेन के लिए भी यूज करते थे, और स्पेसिफिकली जो अर्बन एलीट है, यानी जो अर्बन एरिया में जो बहुत हाई सोसाइटी वाले जो लोग रहते हैं, वेरी रिच पीपल, उनके लिए भी हम क्या करते थे, ये टर्म यूज करते थे। तो बहुत सिंपल टर्म्स में गृहपति का हम ताकि हमें याद रहे तो उसको मतलब घर का जो मेन हेड है, जो ओनर है, उसके लिए ये टर्म यूज हो गया। मतलब गृहपति जो है वो ओनर है सारी चीजों का जो उस हाउस होल्ड को बिलोंग करता है, उनके हिसाब से ही घर के सारे लोग चलते हैं, चाहे वो विमेन हो, चिल्ड्रन हो। स्लेव वर्कर जो उनके एरिया के अंडर रहते थे, जो उनके कंट्रोल में थे। बट कभी कभी इस चीज की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्या करते थे वो लोग जो अर्बन एलीट है उनके लिए भी इस टर्म को यूज कर ले, ठीक है। तो अगेन हम इसी चीज को थोड़ा अगर अगेन एक सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जनरली मेंशन्ड होते थे, और स्पेसिफिकली अगर हम तमिल एरिया की बात करें क्योंकि हमें संगम लिटरेचर से मिला है, तो वी हैव आवर दीज काइंड ऑफ मेंशंस ऑफ वेलेलार, देन वी हैव ऑफ उजावर, एंड देन वी हैव ऑफ स्लेव्स, ठीक है। तो जिनको आदिमाई भी बोलते थे, और कभी कभी इनको एक और टर्म यूज होता था जो होता था कादाइसिया, ठीक है। तो लार्ज लैंड ओनर्स हो गए अपने वेलालार, ऑर्डिनरी प्लोमैन हो गए उजावर,
और जो हमारे स्लेव्स हैं वो हो गए आदिमाई, ठीक है। और बेसिकली लैंड के बेसिस पे ही इम्पोर्टेंस जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की डिफाइन की जाती है, ठीक है। ये तो हो गया अबाउट यू कैन से कि किस तरीके से साउथ इंडिया में, और हम ये बोलेंगे कि इन दीज रीजन्स बेसिकली अलग अलग टर्म्स यूज होती थी फॉर यू कैन से डिफरेंट पीपल रिलेटिंग टू देयर पोजीशन इन द विलेज, ठीक है। ये हमने बेसिकली नॉर्थ इंडिया की बात की है, दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक एज वेल, ओके। सो let us before moving on to the next topic, कुछ चीजें एक हम लोग नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे जो विलेज के हेडमैन है उनको बेसिकली ग्राम भोजक बोलते थे, और जनरली ये हेरिडेटरी पोजीशन होती थी, सेम फैमिली के लोग जनरेशन ओवर जनरेशन ये चीज इसी पोस्ट पे आ जाते थे। कौन से पोस्ट? ग्राम भोजक, यानी विलेज का जो हेडमैन है। जनरली ये कौन होते थे? लैंड के बेसिस पे लार्जेस्ट जो लैंड ओनर होते थे वो, उनके पास खुद के स्लेव्स होते थे, हायर्ड वर्कर्स होते थे जो उनकी लैंड को कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। वो पावरफुल होते थे एंड राजा बहुत बार क्या करते थे, इनकी हेल्प लेते थे टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज, क्योंकि उनका विलेज के ऊपर कंट्रोल है ग्राम भोजन का। कभी कभी वो जज के जैसे भी काम करते, मतलब थोड़ा बहुत हम उनको रिलेट कर सकते हैं लाइक टुडे सरपंच काइंड ऑफ पोजीशन, ठीक है। और ग्राम भोजक के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो है उनको गृहपतिज भी बोलते थे। स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे ये लोग। बाकी जो हम बोलेंगे देयर वर मेन एंड विमेन, जैसे कि दासा, कामाकार, जिनके अपने लैंड नहीं होते थे, दूसरों के लैंड पे काम करते थे। एंड देन हमारे पास बाकी सेक्शन भी होते थे सोसाइटी। सो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो सोसाइटी है वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे टर्मिनोलॉजी अलग यूज हो रही हो, बट समवेयर जो डिफरेंसेस है रूरल सोसाइटी में वो बेस्ड ऑन काइंड ऑफ लैंड ओनरशिप होता है। तो चाहे वो नॉर्थ इंडिया में ग्राम भोजक हो, चाहे वो साउथ इंडिया में वेलेलार हो, या वहां पे जो अपने नॉर्थ इंडिया है वहां पे स्मॉल या इंडिपेंडेंट जैसे फार्मर्स हो तो वो गृहपतिज बोल देते थे, और या फिर यहाँ पे प्लोमैन को उजवार बोल देते थे, यहाँ पे आदिमाई बोलते थे बेसिकली स्लेव्स को, यहाँ पे वही दासा और कामकारास बोलते थे जनरली जिनके पास लैंड नहीं होता था। तो टर्म्स अलग है, बट समवेयर हम देखेंगे जो डिवीजन है, जो सोशल स्टेटस है वो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों जगह पे सेम है। सो हमें ये सब ऑब्वियसली पता चला है थ्रू लॉट ऑफ यू कैन से डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव बेसिकली वी हैव बीन एबल टू रिसोर्स आउट, और जिसमें से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं टू फाइंड अबाउट दिस टाइम पीरियड, ओके। So before moving on to the next topic, there is again a box mentioned on your page number 39, ठीक है। We should just go through it once, and it tells us the importance of boundaries. मनुस्मृति जो है is one of the best known legal text, ठीक है। कौन सी? मनुस्मृति। नाउ संस्कृत में लिखी हुई है अराउंड 2nd सेंचुरी BCE और 2nd सेंचुरी CE के बीच में लिखी हुई है। एंड देन इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ है that seeing that in the world of controversy constantly arise due to ignorance of boundaries, so he should have concealed boundary markers, buried stone bones, cow's hair and dried cow dung, etc. He should also have similar substances that would not decay in soil buried as hidden markers at the intersection of boundaries. अब देखो इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस बताई है। जब हम बोल रहे थे कि लैंड की इंपॉर्टेंस है, लीगल टेक्स्ट में मेंशन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समवेयर ये लिखा हुआ है कि जो लैंड की बाउंड्रीज है वो मार्क होनी चाहिए, ताकि भाई जो कॉन्स्टेंटली कंट्रोवर्सीज होती है रिगार्डिंग भाई कितनी बाउंड्री किसके अंडर है, ये जो मे बी कॉन्फ्लिक्ट होती है या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं,
इन सबको अवॉइड करने के लिए, और इसको किस तरीके से मतलब बाउंड्रीज बनानी है, दैट इज ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड कि बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं और ऐसी चीजों से भी बनानी चाहिए जो विद टाइम डीके ना हो। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन अस की जो इम्पोर्टेंस ऑफ जो लैंड है वो, ठीक है, और बाउंड्रीज। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ our next topic is land grants and the new rural elite. Ab in, you can say, just the topic that we have covered, हम generally किसकी बात कर रहे हैं, about you can say important resources, और specifically हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, specifically अपने बात कर रहे हैं about the land grants. So अगर हम land grants की बात करें तो हम देखेंगे कि फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा हमें बहुत सारे जो लैंड ग्रांट्स हैं उनके एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि लैंड जो है वो दिए गए थे। और इनके बारे में हमें ज्यादा क्यों पता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होते थे इंस्क्रिप्शन। कुछ तो होते थे स्टोन पे, बट ज्यादातर जो होते थे वो किस पे होते थे, कॉपर प्लेट्स पे। तो वी कैन अज्यूम कि जनरली क्या होता है, क्या होता होगा कि जो जैसे सपोज किंग ने किसी को लैंड ग्रांट दिया तो कॉपर प्लेट पे प्रॉपर्ली स्टेटेड होगा कि इतना एरिया, इतनी बाउंड्री जो है हमने इस पर्सन को ग्रांट की है, और वो जो पर्सन है वो उसको एज अ रिकॉर्ड रखता होगा, सो दैट कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए रिलेटिंग टू द लाइक ओनरशिप या किसके कंट्रोल में है वो लैंड, सो द पर्सन कैन शो द एविडेंस। मतलब समवेयर हम बोल सकते हैं जैसे अपने लीगल पेपर्स होते हैं उसी टाइप का, पर ये लोग क्या करते थे, कॉपर प्लेट्स पे देते थे। जनरली कुछ कुछ हमारे पास स्टोन पे भी एविडेंसेस है, ठीक है। सो अगेन दीज वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन to those who receive the land, as I said कि वो एज अ रिकॉर्ड रखते थे कि इन टाइम ऑफ नीड दे कैन यूज देम। अब ये जो रिकॉर्ड है ऑब्वियसली ये सर्वाइव हो गए हैं, तो जनरली जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं वो हैं जो लैंड ग्रांट्स की गई थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या ब्राह्मण्स को। as we know from, you can say, very beginning or somewhere from very initial times ही जब ये वाला टाइम पीरियड आया था अपना और रिलीजन इंपॉर्टेंट हो गया था, तो ब्राह्मण की जो स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। तो जो बड़े बड़े किंग्स हैं वो हमेशा ग्रांट्स देते थे, लैंड ग्रांट्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स एटसेट्रा, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली टू ब्राह्मण्स। तो ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो लिखी हुई थी, ये जनरली किस में लिखी हुई थी, संस्कृत में लिखी। ओके, इन सम केसेस स्पेशली अगर हम देखें 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest was in local language, जैसे कि तमिल एंड तेलुगु। यानी इनिशियली तो ये जितनी भी इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास डेटा है अबाउट द लैंड ग्रांट्स वो किसमें था, हमारे पास संस्कृत में ही होता था, ठीक है। एंड लेटर ऑन हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसमें कुछ पार्ट तो संस्कृत में होता था और बाकी पार्ट जो है वो वहां की लोकल लैंग्वेज में होता था, जैसे कि तमिल और तेलुगु अगर हम साउथ की बात करें, ठीक है। तो अगेन इसी तरीके से ये एक इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं जिसका हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Now, when we were studying the Gupta Empire, we had a kind of discussion on the important rulers of the Gupta Empire. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था about समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त वन, then we also had a discussion on Chandragupta II, who was basically you can say नाम जो उनका चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य भी था। तो नाउ ये जो हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त II जो है इनकी डॉटर थी प्रभावती। ओके, सो ये जो है ये शी वाज एक्चुअली a great, you can say, queen,
she also has a kind of big history behind जो भी आगे हम इससे इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रभावती है, she was the daughter of one of the most important ruler Chandragupta. She was married to one more important ruling family जो थी वाकाटकास। वो पावरफुल थी डेक्कन में, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली इनकी बात क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि शी वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। कैसे? अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, विमेन जो है उस समय तो उनके पास इंडिपेंडेंट असेस नहीं था रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड, बट उनसे रिलेटेड अपने पास है एविडेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि शी वॉज एक्चुअली क्वीन। सी, इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल यू कैन से स्टोरी है। हर हस्बैंड बेसिकली वाज हैविंग अ काइंड ऑफ वॉर विद फ्यू अदर नेबरिंग एरियाज, एंड जिसके कारण टोटल कंट्रोल जो है वो किसके अंडर आ गया था? अंडर प्रभावती। ओके, सो व्हाट हैपेंड, जब इनके अंडर कंट्रोल आया तो ऑब्वियसली शी हैड लॉट ऑफ यू कैन से कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ जिस एरिया पे वो कंट्रोल कर रही थी। एंड देन बिकॉज शी वाज द क्वीन, दैट इज व्हाई शी हैड द असेस ओवर लैंड। एंड हम ये देख सकते हैं, ठीक है, उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी एक्सेप्शनल थी। जनरली अदरवाइज जो विमेन है उनके पास ऐसे कंट्रोल नहीं था। और उसके बाद समवेयर हम देखेंगे बाद में इन्होंने ये जो लैंड है जैसे कि दूसरों को ग्रांट कर रही थी, तो ऑब्वियसली ये ग्रांट क्यों कर रही थी? बिकॉज शी हैड कंट्रोल ओवर इट। तो इसलिए हम स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहे हैं कि she had control and she even gave land grants to many of the Brahmins and the religious institutions, ठीक है। तो कुछ exceptions है अपनी हिस्ट्री में भी, and it is also possible कि जो provisions of legal text है वो uniformly implemented नहीं थे। मतलब again basic तो हमें पता है कि somewhere यही reason था कि जो प्रभावती थे she became the queen, that is why she had control over lands। बट हो सकता है कुछ और भी इसके पीछे के रीजंस हो। कहीं ऐसा हो कि कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कहीं और भी विमेन के पास लैंड के ऊपर असेस हो, बट लीगल टेक्स्ट में क्लियरली अच्छे से जितना नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इससे यही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जनरली जो लैंड असेस होता था वो मैन के पास ही होता था, राजा के पास या राजा जिनको ग्रांट्स देते थे उनके पास। बट फ्यू स्पेसिफिक केसेस जैसे कि एक्सेप्शंस हो जाते हैं प्रभावती गुप्ता के, जिनमें इनके पास लैंड का कंट्रोल होता था, ठीक है। सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये अपने को और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जनरली अगर हम रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड देखें तो इसमें हम देखेंगे चाहे ब्राह्मण्स हो चाहे पेजेंट्स हो, तो उनके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि इन इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा होता है कि who were the people who were expected to provide large produce to the king and his representatives, यानी कौन है जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि राजा को बहुत सारे फॉर्म में प्रोड्यूस उनका देना, was it in the form of taxes or whether it was in the form of gift, बट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रॉपरली लिखा हुआ होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कॉमन पीपल है उनको टोटली जो भी न्यू लॉर्ड होता है विलेज का, उसकी सारी जो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो ओबे करने पड़ते हैं, और बल्कि सारे जो ड्यूज है वो भी उन्हीं को क्या करने पड़ते हैं? पे करने पड़ते हैं। सो समवेयर अगेन there are many other things if we talk in terms of the kind of status that people enjoyed, and again directly or indirectly for the common people we have to interpret things। सो कि भाई मेंशन है कि ये ब्राह्मण की पोजीशन है, ये पेजेंट्स की पोजीशन है। पेजेंट्स को क्या करना है? ओबे करना है न्यू लैंडलॉर्ड को, और उनको पूरे ड्यूज उनको देने हैं।
ब्राह्मण्स का क्या काम है, उनको ग्रांट्स मिली है उनके लैंड से, वो क्या करते हैं, जो पीजेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द किंग एंड हाउ इज देयर लाइफ. This is all we need to interpret through these inscriptions. Okay, so in our next class we'll be continuing with this topic only related to agriculture only, कि जैसे एग्रीकल्चर जो है वो कैसे इन टर्म्स ऑफ जिन्होंने डोनेट किया है वो कैसे होगा, अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उनका क्या होता था, क्या कंडीशन थी, कैसे एग्रीकल्चर न्यू एरिया को दिए जाए, मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो न्यू एरिया को दिए जाते थे, न्यू लोगों को, या फिर एरिया कैसे एक्सटेंड किया जाता था. ठीक है, तो मतलब लैंड ग्रांट्स का एक और मतलब होता था कि लैंड ग्रांट्स इतना राजा क्यों कर रहा है, या तो वो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और क्यों कर रहा है खुश करने की कोशिश, हो सकता है उसका पावर वीक हो रहा हो, तो इसीलिए वो सोच रहा है लोग मेरे साथ रहें, और वो लोगों को लैंड ग्रांट्स दे रहा है, और ज्यादा लैंड ग्रांट्स दे रहा है तो जो जिनके पास लैंड है वो धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं. ठीक है, तो या इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, दिस इज ऑल दैट वी विल again do in tomorrow's class in great detail. Today we have just mentioned a few important points about it, but जो inscription में regarding the land grants and the new rural elite and common people and agriculture land and the position of the king in relation to the kind of grants he is giving, that is what we will be doing in detail in next class. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll solve the problems, and we'll continue with the topic land grants and new rural elites in our next class, and give the portion that we have covered today a reading so that things become simple for you, and if you have a doubt, you can come up with your doubts. So that is it for today. See you all in the next.